नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। डिप्टी सीएम अजित पवार विमान क्रैश मामला, उड्डयन मंत्री बोले लैंडिंग के समय आई दिक्कत, जांच शुरू। सीएम धामी ने जताया दुख। बारामती में कल होगा अंतिम संस्कार। देहरादून में धामी मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसले, 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी। विमान दुर्घटना में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए रखा 2 मिनट का मौन। धामी सरकार का मिशन रोजगार, सहायक अध्यापकों को सीएम ने सौंपे नियुक्ति पत्र। दून मेडिकल कॉलेज में हुआ कार्यक्रम। हरिद्वार में भूमि विवाद में फायरिंग, जिला पंचायत उपाध्यक्ष के भाई समेत 2 लोग घायल। सीसीटीवी की जांच, आरोपियों की तलाश में टीम गठित। और उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी लगातार जारी, ऊंचाई वाले इलाकों में एवलांच की चेतावनी। 8 जिलों में स्कूल बंद, 2 फरवरी तक मौसम रहेगा खराब। देहरादून के राजकीय दून मेडिकल कॉलेज पटेल नगर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। दरअसल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक में नव चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज लगभग 1100 से अधिक सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, जिनके साथ ही राज्य में कुल नियुक्तियों का आंकड़ा 28,000 से अधिक हो गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये प्रक्रिया यहीं नहीं रुकेगी, बल्कि लगातार जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने युवाओं को योग्यता और मेरिट के आधार पर रोजगार देने, भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और सख्त नकल विरोधी कानून को इसका मजबूत आधार बताया है। भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी हुई, सख्त नकल का कानून आज पारदर्शिता का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। इसके कारण से पिछले 4.5 वर्षों में जो नियुक्तियां हुई वो अपने आप में रिकॉर्ड हैं और राज्य गठन के बाद से लेकर अब तक अगर हम उनका आंकड़ा निकालेंगे तो ये 2/3 से भी अधिक है। आने वाले अगले 1 वर्ष में अभी ये आंकड़ा तेजी से बढ़ने वाला है और हजारों नियुक्तियां अभी लाइन में खड़ी हैं। शिक्षा विभाग में अभी तक हम लगभग 12,000 लोगों को अभी तक नौकरी दे चुके हैं और अभी लगभग 4,000 लोगों को भी और नौकरियां देने वाले हम। और मैं मुख्यमंत्री जी का भी, अपनी सरकार का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हम पारदर्शी नियुक्तियां कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि सारे बच्चे मेरिट पे हमने लगाए हैं और जो न्यायालय के कारण कुछ बच्चे छूट गए हैं उनकी भी अब जल्दी हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई, जिसमें कुल 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्णयों की जानकारी दी। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर चुके स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों को आपसी सहमति से एक बार जनपद परिवर्तन की अनुमति मिली है। राजस्व विभाग में छोटी, मध्यम और बड़ी परियोजनाओं के लिए भूस्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर जमीन लेने की प्रक्रिया तय हुई, जिससे जमीन अधिग्रहण से लगने वाला समय कम होगा और विवाद घटेंगे। सुनाएंगे। भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति 2022 एवं राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2023 आगामी दशक में भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण अत्यंत उपयोगी होने के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड सरकार भी ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत प्रदेश में स्वच्छ एवं हरित उत्पादन स्रोतों को प्रोत्साहित करने हेतु संकल्पित है।
ग्रीन हाइड्रोजन एक स्वच्छ ऊर्जा एवं औद्योगिक ईंधन होने के कारण नेट जीरो के लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। उत्तराखंड राज्य में जल विद्युत जैसे प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इससे राज्य में विकास एवं रोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन रहित एवं जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों के सापेक्ष राज्य के योगदान को पूर्ण करने के साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन बाजार निर्माण एवं मांग एकत्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा। अतः राज्य में हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड हरित हाइड्रोजन नीति 2026 लागू करने के लिए नीति प्रस्तुत की गई थी, जिसे माननीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। लेकिन इसमें जो सब्सिडी है, सब्सिडी कितना दी जानी है, उसके लिए मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर शोक जताया गया। डिप्टी सीएम के निधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जनसेवा के प्रति आजीवन समर्पित लोकप्रिय जननेता महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के विमान हादसे में निधन का समाचार प्राप्त हुआ। समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के हितों के लिए उन्होंने सदैव करुणा और प्रतिबद्धता के साथ काम किया। मुख्यमंत्री धामी ने हादसे में दिवंगत सभी पुण्यात्माओं को श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में विमान दुर्घटना में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और अजित पवार को श्रद्धांजलि दी गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अजित पवार के साथ उनका व्यक्तिगत परिचय रहा और कई अवसरों पर उनसे मुलाकात भी हुई। वो सरल स्वभाव के व्यक्ति थे जो आम लोगों के बीच रहकर सेवा भाव से काम किया करते थे। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य में अपनी अनेक पदों पर रहकर अपनी सेवाएं दी। उनका जाना एक बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ भगवान उनके श्री चरणों में स्थान दें और उनके। हरिद्वार में दिन दहाड़े जिला पंचायत उपाध्यक्ष के भाई को गोली मार दी गई। घटना थाना कनखल क्षेत्र के ग्राम नूरपुर पंजन हेड़ी की है। अज्ञात हमलावरों ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान के भाई सचिन चौहान को गोली मारकर गंभीर तौर पर घायल कर दिया। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की जांच के लिए पहुंची प्रशासनिक टीम के सामने ये फायरिंग हुई है। गोली लगने से सचिन चौहान गंभीर तौर पर घायल हो गए। उन्हें पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि जमालपुर जो ये जीवा पोता मार्ग है जो पंजन हेड़ी के पीछे है कि यहाँ पे गोली चलने की सूचना मिली। सबसे पहले चौकी इंचार्ज यहाँ मौके पे पहुंचे तो पता चला कि ऊषा टाउनशिप के नाम से यहाँ पे मिस्टर अमित चौहान है जो कि यहाँ पे कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं और उनके विपक्षी जो अतुल चौहान और उनके लोग हैं उनके द्वारा कोई PIL डाली गई है यहाँ कुछ आपत्तियां लगा के। तो उसी संबंध में आज प्रशासन की भी टीम यहाँ पे आई थी। कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई चूंकि यहाँ पे CCTV कैमरा भी है और अभी उसका एक्सेस हमें नहीं मिल पाया है, जिससे कि दोनों पक्षों में अचानक विवाद हुआ। विवाद में जो अतुल चौहान है उसके पास पिस्टल थी, उसने उससे फायर किया। इसमें 2 लोगों को इंजरी हुई है, जिसमें एक कृष्णपाल है जिनके हाथ में इंजरी हुई है और जो एक सचिन है उनके पैर में लगा है।
हमारी टीमें अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो लोगों ने मौके पर वीडियो बनाया उसके हिसाब से। हरिद्वार के बैरागी कैंप इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल प्रकाश टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया था। पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। कई किलोमीटर दूर तक इसका असर दिखा है। दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। ऑपरेशन लगातार जारी है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। राहत बचाव में टीम जुट गई है। आसपास की दुकानों और रिहायशी इलाकों को खाली करवाया गया है। हरिद्वार से अगली खबर, जहां पर बुधवार को चाय की दुकान में 2 गैस सिलेंडर फट गए, जिससे वहां पर मौजूद 2 लोग झुलस गए। विस्फोट की आवाज 1 किलोमीटर तक सुनाई दी है। हादसा इतना भयानक था कि आधे घंटे तक दुकानें जलती रहीं। हादसे के बाद मौके पर आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। ये घटना रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर चुंगी की है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह बारिश के बीच लोग चाय पीने के लिए दुकान पर गए थे, तब ये हादसा हुआ है। मैं अपने घर से निकलकर 4 बजे इब्राहिमपुर गांव में जा रहा था, तो यहाँ देखा कि तारों में भी आग लग रही है और खोखे में भी आग लग रही है। मैं इसके आदमी के घर गया, इसके आदमी के घर जाकर उन्हें उठाया। मैंने कहा जी तुम्हारे खोखे में आग लग रही है, तो बेचारे आनंद फरन मेरी गाड़ी पे बैठ कर आए और मैं उन्हें चुंगी पे छोड़ कर चला गया। उन्होंने बैठा के खोखे में ताला खोल लेते तो उनका सिलेंडर फट गया। अच्छा। और वो क्या घायल है। बात करेंगे मौसम की। देश के पहाड़ी इलाकों में मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर CS तोमर ने कहा कि हर साल खराब मौसम के दौरान बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों की ओर रुख कर लेते हैं, जिससे कई बार गंभीर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। उन्होंने बताया कि बर्फबारी और बारिश के समय फिसलन बढ़ जाती है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा काफी बढ़ जाता है। इसके अलावा ऐसे हालात में लैंडस्लाइड और मड स्लाइड की आशंका बनी रहती है। जैसे कि पीछे भी देखा गया है कि लोग जो है ऐसे टाइम पे एकदम से रश कर लेते हैं पहाड़ों की तरफ पे, और फिर बहुत सारी तरह की समस्याओं में फंस जाते हैं। तो जैसे हमने बताया कि अब एक तो अब मौसम का अपडेट रेगुलर अपडेट होना चाहिए, और दूसरा ये कि जब बर्फ गिर रहा है या बारिश हो रहा है तो फिसलन वाला इलाका में जो है दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, और ऐसे में लैंडस्लाइड मड स्लाइड का भी चांसेस होते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। उस समय मूवमेंट ना करें तो बेटर, बहुत अच्छा रहे। और दूसरा ये कि क्योंकि टेम्परेचर स्नोफॉल के बाद और रेनफॉल के बाद ऐसे पहाड़ी इलाकों में टेम्परेचर हमारे चांसेस है, जैसे हमको उम्मीद है कल से टेम्परेचर डाउन होंगे, तो उससे भी ठंड से भी बचने का पर्याप्त साधन लेकर के चलें या उसकी व्यवस्था करें। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। शिक्षा, खेल, धर्म कर्म या हो राजकाज, बदलते वक्त में भी पत्रकारिता का वही अंदाज। खबरों की दौड़ में सबसे पहले, हर जगह, हर वक्त, क्योंकि आपका भरोसा ही है हमारी असली ताकत। खबर हो चाहे छोटी या हो रहा हो कुछ विशेष, हर खबर जिससे रूबरू होता है हमारा देश। जनता के विश्वास की सबसे बुलंद आवाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। मरुधरा के नस नस में बहती संस्कृति हो या सियासी गुंबदों में जनता के पैरोकार, अयोध्या से मथुरा तक लगती जयकार हो या राजनीति के गलियारों में घूमते सियासी सवार, चार धाम से मन पावन करती बाबा की पुकार हो या देवभूमि के बर्फीले पहाड़ों को पिघलाती सियासी बयार, खबरों की दौड़ में पत्रकारिता का असली अंदाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। मंगलवार देर शाम से शुरू हुई मूसलाधार बारिश के बाद से ही रात में हुई बर्फबारी के बाद ऊंचाई वाले इलाके बर्फ से ढके नजर आए। थराली विधानसभा क्षेत्र के बाण, लोहाजंग, रतगांव, रईसान, घेस, बलाण, कुलिंग समेत पिंडर घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। सुबह बर्फ से लदे पहाड़ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। बर्फ गिरने के बाद पर्यटकों ने इन क्षेत्रों का रुख कर बर्फबारी का जमकर आनंद लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व और जन कल्याणकारी दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप राज्य में चलाए जा रहे विभिन्न जागरूकता अभियानों को व्यापक जन समर्थन मिल रहा। सरकार की सक्रिय नीतियों और प्रभावी क्रियान्वयन के चलते प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे कैंपों के माध्यम से बड़ी संख्या में नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में कुल 474 कैंपों का सफल आयोजन किया जा चुका। इन कैंपों के माध्यम से अब तक 3,77,358 नागरिकों ने विभिन्न योजनाओं, सेवाओं और सुविधाओं का लाभ उठाया है। उत्तराखंड सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता को लागू हुए 1 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत ने प्रेस वार्ता कर आयोजित यूसीसी कानून को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। नारायण सिंह रावत ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के द्वारा लागू किए गए यूसीसी कानून का
हमारी संस्कृति, सभ्यता और सामाजिक व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो सरकार का जो एक हिटलरशाही वाला कानून है, जो उत्तराखंड और पूरे हिंदुओं की संस्कृति, सभ्यता और समाज का जो एक प्रतीक था, आज ये जो डबल इंजन की सरकार केंद्र से लेकर राज्य और गांव तक की जो सरकार इन्होंने बनाई, उस सरकार ने पूरा जो एक हमारी संस्कृति थी, जो हमारी सभ्यता थी, जो हमारा समाज था, उससे एक बहुत बड़ा एक आघात पहुंचा इससे, जो यूसीसी कानून लेके आए। और लगभग उत्तराखंड के अंदर 1 साल के अंदर 3.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और आज जो हमारे तमाम जो नौजवान हैं, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, वो लिविंग में रह रहे हैं, जिनसे उनका पारिवारिक और सामाजिक और उनका आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी नष्ट होने के कगार पे हैं। आज की डेट में जो है इस तरीके से यूसीसी लाने के बाद जो है पढ़े लिखे लड़कों को, जो अच्छे लड़के हैं, उनको लड़कियां नहीं मिल रही हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट आजकल शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए और ऐसे में आजकल भगवान बद्री विशाल जी की पूजा अर्चना देवताओं के द्वारा की जा रही। दंत कथा के अनुसार ये कहा गया कि 6 महीने भगवान बद्री विशाल जी की पूजा अर्चना नर के द्वारा की जाएगी और 6 महीने बद्री विशाल जी की पूजा अर्चना देवताओं के द्वारा की जाएगी। और आजकल भगवान बद्री विशाल जी की पूजा अर्चना देवताओं के द्वारा की जा रही है, जिसमें मुख्य पुजारी देव ऋषि नारद जी हैं। जानकारी दे दी कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम में इस वक्त प्रकृति मेहरबान हो चुकी है। यह प्रकृति नारायण हरि के श्रृंगार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। प्रकृति जमकर आसमान से फूलों की वर्षा कर भगवान नारायण हरि के धाम में वर्षा कर रही है और ऐसे में धाम दूर से ही देखने पर बेहद खूबसूरत नजर आ रही। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम कहा जाता है भगवान बद्री विशाल जी के धाम, जिस धाम के कपाट मात्र 6 महीने आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। और बड़ी बात तो यह है कि आजकल भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट शीतकालीन हेतु बंद है। बताया जाता है कि 6 महीने भगवान बद्री विशाल जी के धाम में देवताओं के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है और 6 महीने नर द्वारा भगवान बद्री विशाल जी के धाम में पूजा अर्चना की जाती है। आपको जानकारी दे दें कि देर शाम से लगातार भगवान बद्री विशाल जी के धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिस कारण भगवान बद्री विशाल जी का धाम दूर से ही देखने पर बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। बड़ी बात तो यह भी है कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम में तकरीबन 2 फीट के आसपास बर्फ की चादर एक बार फिर से बिछ गई है। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह जोशी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।